Good morning, class. Today we are going to study about transport across the plasma membrane. ठीक है, ये आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 से, और जो कि हमारा चैप्टर है सेल। वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर या बाहर से किस तरीके से आपका जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली हमारे दो तरीके से होता है। ट्रांसपोर्ट across the plasma membrane is of basically two types. First is active transport and second is passive transport. Active transport and passive transport. Active transport, we can say that the transport that include the use of energy. Okay, and passive transport, that is without use of energy. ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कि किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर या बाहर ले जाने के लिए अगर हमारी सेल एनर्जी स्पेंड करती है तो दैट मीन्स वो ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड द ट्रांसपोर्ट इन विच सेल डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। दीज आर द टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के। एक पहली बात आती है आपके डिफ्यूजन की, राइट, कि डिफ्यूजन क्या चीज है आपकी। डिफ्यूजन बेसिकली दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू movement of particles from high concentration to low concentration। ठीक है, from high concentration to low concentration जो movements होता है particles का, that is known as diffusion, right। अब अगर हम बात करें कि वे किस तरीके से पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ करते हैं, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक परफ्यूम्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, परफ्यूम्स को हम स्प्रे करते हैं किसी भी कॉर्नर पे या अपनी बॉडी के ऊपर डिओ वगैरह लगाते हैं, तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी दूर तक महसूस कर सकते हैं। जबकि लगाया तो वो अपने यहाँ अपने कपड़ों या बॉडी के ऊपर है, तो फिर वहाँ पे खड़ा हुआ दूर खड़ा हुआ जो भी ह्यूमन्स है या इंसान है वो आपके उस फ्रेगनेंस को कैसे महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ बेसिकली क्या हुआ है कि जो परफ्यूम या डिओ के जो पार्टिकल्स थे उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी या क्लोथ पे क्या थी, ज़्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन थी, और वहाँ से वो पार्टिकल्स मूव कर गए कहाँ की तरफ, जहाँ पे आपकी क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो हम एक जगह से अब वो यहाँ से और वहाँ तक ट्रेवल जो किया है उस टाइप का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ बेसिकली जो हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो वो भी बेसिकली किसके थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन के। ठीक है, कैसे, यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो हम इनटेक जो कौन सी एयर करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और कौन सी निकाल आउटटेक करते हैं, दैट इज CO।
अब अगर यहाँ हम देखें तो O2 की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, हमारी बॉडी में या एटमॉस्फेयर में? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे ज़्यादा है? एटमॉस्फेयर में। और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैसेस का क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। हो गया डिफ्यूजन। ऐसे ही हम बात करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 में क्या होता है, देखिए कि एटमॉस्फेयर में उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ऑब्वियसली कम। आपको पता है कि और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.03% के नियर अबाउट है, ठीक है। लेकिन जब हम आपका ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अब इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? बॉडी टू एटमॉस्फेयर, जब तो बाहर निकलेगी भाई। एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम है, बॉडी में कंसंट्रेशन CO2 की क्या हुई? ज़्यादा हुई। तो जब हम अपनी ब्रीथ रिलीज आउट करते हैं तो और CO2 जो है वो बाहर मूव कर जाती है, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये बॉडी टू एटमॉस्फेयर में। बस यहाँ बात सारी किस चीज़ की है? कंसंट्रेशन की है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, अब सीधी सी कहीं नहीं, जरूरी नहीं है एटमॉस्फेयर, आप कोई भी चीज़ आप लेते हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा है तो वहाँ से पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो होगी आपकी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन केस ऑफ डिफ्यूजन हम बात करते हैं, ठीक है। मेनली जो आपका होता है डिफ्यूजन वो हमारा देखने को मिलता है गैसेस के लिए, ठीक है। दूसरे जब हम बात करते हैं दूसरे पार्टिकल्स की, तो दूसरा जो पार्टिकल नहीं, दूसरा जो मोड है ट्रांसपोर्ट का, दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। सेकंड जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है कि ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर इसमें और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? तो जो सिंपल सा फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंसेस है। इट इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration by a semi-permeable membrane, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन किसके थ्रू है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर देखे थे कि इट में भी सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल की बात वहाँ पे आई थी। सेमी परमिएबल क्या है कि द मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेम्ब्रेन का, इन विच मेम्ब्रेन अलाउ ओनली द पार्टिकल्स विच आर अकॉर्डिंग टू इट्स सिमेट्री, ठीक है। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पार्टिकल्स को सिलेक्ट करेगी कि भाई कौन सा पार्टिकल आपकी बॉडी के सेल के अंदर आता है, आएगा या सेल से बाहर जाएगा। जबकि सेमी परमिएबल में उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल्स है तो वो अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, ठीक है। ये होता है आपका ऑस्मोसिस के, ठीक है। यहाँ हम एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेंगे कि हम रेजिन्स जो होते हैं आपके, राइट, जिनको आप किशमिश भी कहते हो, ठीक है। किशमिश को हम ओवरनाइट आपका डिप करके रखते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो मॉर्निंग में जैसे ही हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो आपके रेजिन्स हैं वो आपको स्वेलअप हुए मिलेंगे, फूल जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो वाटर का जो मूवमेंट हुआ है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हाई कंसंट्रेशन कहाँ थी? आपकी बाउल के अंदर हाई कंसंट्रेशन थी। अब बाउल से मूवमेंट हुआ है कहाँ पे? आपके रेजिन्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी? कम थी। क्योंकि आपने देखा भी होगा जो रेजिन्स होते हैं जब वो ड्राई कंडीशन में होते हैं काफ़ी सुखड़े हुए होते हैं, वो श्रिंकिंग होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपकी ऑस्मोसिस होती है कि रेजिन्स वगैरह को जब हम ओवरनाइट आपका डिप करते हैं वाटर के अंदर तो वो फिर हमें क्या दिखती हैं?
फूली दिखाई देती है। वो किस वजह से? क्योंकि वाटर का मूवमेंट हुआ है उनके अंदर, तो दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्योंकि अच्छा कि वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, जो आपके रेजिन्स की जो मेम्ब्रेन थी वो वहां पे क्या काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसी के बेसिस पे, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं, राइट। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या क्या है आपके, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। फर्स्ट आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड थर्ड हाइपोटोनिक। Isotonic, hypertonic and hypotonic. These are the 3 type of osmotic solutions that occur in osmosis. ठीक है, अच्छा अब यहाँ बात करते हैं ये सॉल्यूशंस है क्या। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम किसी भी सेल को प्लेस करते हैं, द सॉल्यूशंस इन विच इफ वी प्लेस अ सेल देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आइदर इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, राइट। बात समझ में आई? मेरे कहने का क्या मतलब है कि इस तरीके के सॉल्यूशंस जिनमें अगर हम किसी भी सेल को प्लेस करते हैं तो वहां पे जो कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट अगर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो दैट मींस वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं आपके? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल इनसाइड द सेल एज वेल एज इन द वेसल, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं आगे इसकी, अपना दूसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है आपके? कि सच सॉल्यूशंस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज हायर इन कंपैरिजन टू द सेल। ठीक है, कि आपका जो वेसल्स है, वेसल के अंदर हमने कोई सेल प्लेस की हुई है और जो पार्टिकल्स है, वाटर ही लगा लीजिए आप, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी सेल से ज़्यादा है वेसल के अंदर। सेल में वाटर कंसंट्रेशन लो है, लो वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन आपकी क्या है? हाई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? आउटसाइड टू इनसाइड। दैट मीन्स कि आपने जो अभी हमने एग्जांपल देखा था रेजिन्स वाला, कि वहाँ पे जो मूवमेंट होगा दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है आपका मूवमेंट। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं हम क्या? आपके हाइपोटोनिक। सॉरी ये हमने गलत बोल दिया, दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है वो जहां पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट है। यानी एक और सिंपल सी बात में बात कर ले कि अगर हमारे कोई वेसल है, वेसल के अंदर हम सेल रखते हैं और उसमें आपका वाटर ही फिल कर देते हैं, राइट। तो वाटर की कंसंट्रेशन मीडियम में ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वो मीडियम में ज़्यादा होती है और सेल के अंदर कम होती है, तो उस सॉल्यूशंस को कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। वहाँ पे जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो आउटसाइड टू इनसाइड होगा। ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इसका जस्ट उल्टा होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज हायर इनसाइड द सेल इन कंपैरिजन टू वेसल। कि आप अगर कोई भी वेसल है आपका, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हाई होगी या पार्टिकल्स की, और बाहर वाटर जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होगा? इनसाइड टू आउटसाइड। और ये क्या होगा आपका हाइपोटोनिक में? दैट इज आउटसाइड टू इनसाइड। एंड आइसोटोनिक नो मूवमेंट। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगी आपकी। तो ये हमारे पास 3 टाइप के आपके ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, तो हमारे पास 2 तरीके की ऑस्मोसिस होती है। इसकी बात करते हैं अगर हम टाइप ऑफ ऑस्मोसिस हम बात करें
टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या है आपकी, दैट इज ऑफ टू टाइप, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस जो है इट इज द, सीधे नाम से ही है कि एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो अगर आपके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो इनसाइड टू आउटसाइड है, तो देन इट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। The movement of particles is from inside to outside, then such type of osmosis is known as exoosmosis. और एंडोऑस्मोसिस that means, sorry, एंडोऑस्मोसिस होगा आपका आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस क्या होगी, आउटसाइड टू इनसाइड होगी, और एक्सोऑस्मोसिस क्या होगी, इनसाइड टू बाहर, यानी सेल के अंदर से अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो दैट इज एक्सोऑस्मोसिस, और अगर सेल के अंदर आ रहा है बाहर से तो देन इट इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं आज के टॉपिक में, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। हम आज की एक्सरसाइज जो ऑस्मोसिस के ही डिपेंड है बिल्कुल वो करते हैं, ठीक है। ये आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं ये ऑस्मोसिस पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए देखिए यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 ग्राम ऑफ resins 5 gram of resins were placed in water for 24 hours, ठीक है। The mass of water-soaked resins is 7 gram, ठीक है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर absorbed by resins, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी कि 5 ग्राम ऑफ रेजिन्स वर प्लेस्ड इन अ वाटर फॉर 24 आवर्स, देन द मास ऑफ वाटर सोक्ड रेजिन्स इज नाउ 7 ग्राम। द फर्स्ट वेट इज 5 ग्राम एंड आफ्टर सोकिंग देम द वेट इज 7 ग्राम। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रेजिन। हमें फिर यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितनी परसेंट ऑफ वाटर उन्होंने एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आपका ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, कि W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100, ठीक है। कि आपका जो सेकंड वेट है उसमें से फर्स्ट वेट माइनस करिए और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, हम वेट 1 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगी इस फॉर्मूले के। आप कैसे, जैसे कि आप देखिए तो हमारा जो W2 क्या है 7 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो या सीधी सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 2/5 इंटू 100 40%। तो वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 40% हुआ है, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके ऑस्मोसिस पे बेस्ड,
जो आपके टेस्ट में भी आते हैं और आगे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है सिर्फ कि दैट इज द वेट सेकंड माइनस में वेट 1 अपॉन वेट 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आफ्टर ऑल सॉल्विंग दैट यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ वाटर सोक्ड बाय एनी आइटम। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास यही है, ठीक है। जो भी आपने ये चीज़ मैंने आज आप लोगों को बताई है, आप इनको एक बार रीड करें और आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।